सभी का जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले वाले चैप्टर्स देख लिए होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, जिससे हम कवर करेंगे इस सेशन में। बुक नेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड से। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स का हर एक टॉपिक हमारे चैनल पर डिटेल में डिस्कस्ड मिलेगा। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड का कंसेप्ट क्या है? वो बोलते डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, या हम कमोडिटी की डिमांड कब करेंगे? जब हमारे पास किसी कमोडिटी को बाय करने का डिजायर होगा। डिजायर मतलब विश होगी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को बाय करने की हमारे पास विश होनी चाहिए। अगर हमें विश नहीं है किसी कमोडिटी को बाय करने के लिए, तो हम डिमांड ही नहीं करेंगे। बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, हमारे पास उस कमोडिटी को बाय करने के लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए। एंड हम विलिंग होने चाहिए स्पेंड करने के लिए। सपोज करो आपने एक कंप्यूटर की विश है आपको, कि आप कंप्यूटर लेना चाहते हो, ये सिर्फ विश है, आप लेना चाहते हो, डिजायर है कि आपको कंप्यूटर चाहिए, आपकी विश है लेने के लिए, बट आप ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको लेने के लिए। तब तो वो होगी डिजायर। जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों बट आप उस पर स्पेंड नहीं कर सकते, तो क्या बन जाएगी? वांट। डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड कब बनेगी? जब आप उस पर रेडी टू स्पेंड होगे, विलिंगनेस टू स्पेंड होगे, कि आप विलिंग हो उस पर स्पेंड करने के लिए, तब वो डिमांड बनेगी। डिमांड कब बनेगी? जब हमारे पास कोई विश हो किसी चीज़ को लेने के लिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज हो, एंड हम विलिंग हो स्पेंड करने के लिए। Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड से क्या मतलब है कि एक पर्सन कैसे डिमांड करता है अलग अलग प्राइस पे। मार्केट डिमांड, कि मार्केट में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइस पे, वो हम डिस्कस करेंगे डिमांड शेड्यूल में। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल से मतलब क्या है? डिमांड शेड्यूल से मतलब है कि अलग अलग प्राइस पे एक कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक कंज्यूमर होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, क्योंकि मार्केट तो इंडिविजुअल से बनती है, जितने मर्जी लो। अब हम देखते हैं वो कैसे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है? डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर का जो किसी कमोडिटी को मार्केट में दे रहा है, एक इंडिविजुअल या बायर हो सकता है या कंज्यूमर हो सकता है, किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है मार्केट में, उसे हम शो करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड करेगा क्वांटिटीज। देखो, प्राइस ऑफ गुड एक्स, जब प्राइस चेंज हो रहा है तो वो कंज्यूमर डिमांड भी चेंज कर रहा है। जब प्राइस 1 है तो वो डिमांड कर रहा है 4। जब प्राइस इंक्रीज हो गया 2 हो गया तो डिमांड कितनी करने लग गया? 3। जब उसका प्राइस और इंक्रीज हो गया 4 हो गया तो उसने डिमांड कितनी कर दी? 1। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसने डिमांड कम कर दी। अब देखते हैं जब प्राइस कम होता है तो वो कैसे करता है। जब प्राइस 4 था तो वो डिमांड कर रहा था 1। जब उसका प्राइस 3 हो गया तो वो डिमांड कितनी करने लग गया? 2। जब 2 हो गया प्राइस तो वो डिमांड 3 करने लगा। इससे हमें क्या पता चला कि जब प्राइस कम होता है तो वो डिमांड क्या है? ज़्यादा करता है। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो वो डिमांड क्या? कम करता है। इंडिविजुअल कैसे डिमांड करता है? जब प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, जब प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जिसे हम इंडिविजुअल्स बोलते हैं। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं एक कमोडिटी के, किसी भी कमोडिटी के बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं हर एक मार्केट में। मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम दिखाएंगे कि बहुत सारे कंज्यूमर्स कैसे मार्केट में एक कमोडिटी की डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइस पे किसी टाइम में। वो देखो, ये मैंने टेबल बनाया, आपको मैं समझाती हूँ वो कैसे। देखो, मैंने यहाँ पे पी एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स लिया, गुड एक्स का प्राइस दिया और 1 2 3 4। कंज्यूमर ए कैसे डिमांड करे, कंज्यूमर बी कैसे डिमांड करे, और मार्केट डिमांड क्या। कंज्यूमर ए है, जब प्राइस उसका 1 है तो वो 4 कर रहा है, जब प्राइस 2 हुआ तो वो 3 कर रहा है, जब प्राइस 3 हुआ तो वो डिमांड 2 करने लग गया, 4 हुआ तो 1। देखो यहाँ पे रिलेशन सेम है ना प्राइस और डिमांड का, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। कंज्यूमर बी
थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है डिमांड। जब प्राइस 1 है तो वो 5 डिमांड कर रहा है, जब प्राइस 2 है तो 4, जब प्राइस 3 हुआ तो वो 3। उसने भी प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड कम की, प्राइस कम होने पे डिमांड ज़्यादा की। मार्केट डिमांड क्या होता है, जो अलग अलग कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं ना किसी कमोडिटी की, उसका सम क्या होता है, मार्केट डिमांड। 4 + 5 9 इज मार्केट डिमांड, 3 + 4 = 7 इज मार्केट डिमांड। उम्मीद करती हूँ आपको मार्केट डिमांड पता लग गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया ना, उसे हम कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे आप ग्राफ भी बोल सकते हो। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटीज, वाई एक्सिस पे प्राइस। जैसे जैसे हमने शेड्यूल में शो किया वैसे ही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया और सबके हाईएस्ट पॉइंट को मिला के एक लाइन इंक्लाइंड लाइन बनाई है, उसे हम डिमांड बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। जब सभी के हाईएस्ट पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगी, डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व में कैसे करेंगे, पहले तो हम एक इंडिविजुअल ए है जो उसकी उसका डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, देन बी कर्व बनाएंगे, जब फिर बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व बनाएंगे, देन लास्ट पे हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। सेम रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप बाद में करना चाहते हो। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि जब दूसरी थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के रिलेटेड गुड्स का प्राइस, कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई भी चीज़ फ्यूचर में, वो जब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो सिर्फ इसमें किसका रिलेशन होगा, क्वांटिटी का और प्राइस का। लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो वो डिमांड कम करेगा, जब प्राइस कम होगा तो वो डिमांड क्या ज़्यादा करेगा। एक बार लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, बाकी सारी चीज़ें हमने कॉन्स्टेंट लेने से हमने किसका रिलेशन शो करना है, इनवर्स रिलेशन किसका शो करना है, क्वांटिटी डिमांडेड का ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का। मेरे साथ बोलो, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इस लॉ की कुछ अजम्पशंस है जिसे आप कंडीशंस भी बोल सकते हो। फर्स्ट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए, वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है वो ही होगा। ये नहीं होगा कि एक पहले वो किसी और कमोडिटी की डिमांड कर रहा है, सेकेंड टाइम किसी और कमोडिटी की। सेम कमोडिटी होना चाहिए, उसका टेस्ट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वो पसंद करता है तो वो पसंद ही होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए प्रेफरेंस। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर या इनकम ऑफ द बायर। कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, अगर कम हो जाएगी तो वो डिमांड कम करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो उसके उस गुड के रिलेटेड गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो चेंज नहीं होने चाहिए। उनका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो इस कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। बट लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हम प्राइस और उस कमोडिटी की क्वांटिटी का ही रिलेशन शो करेंगे। कंज्यूमर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा। अब नेक्स्ट है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। मूवमेंट कैसे होती है डिमांड कर्व की, कहते हैं मूवमेंट डिमांड कर्व में हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड से शो करते हैं। मूवमेंट डिमांड कर्व की मूवमेंट हम किससे शो करते हैं, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अकर जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस के कम होने से। देखो जब प्राइस कम होता है तो डिमांड वो इंक्रीज करता है ना कंज्यूमर, वो ही एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, आप उसे समझिए और साथ साथ में नोट करते जाइए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जैसे हमने पढ़ा है ना पीछे कि जब प्राइस कम होता है तो वो डिमांड ज़्यादा करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा, प्राइस राइज होगा, डिमांड कम करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग कम होना, एक्सटेंशन मीनिंग बढ़ना। तो डिमांड कब बढ़ती है, जब उसका प्राइस कम होता है। डिमांड कम कब होती है, जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। क्लियर है ना। अब हम उसके टेबल से समझेंगे कि क्या है। जब प्राइस उसका 5 है तो वो डिमांड कर रहा है 1, जब उसका प्राइस 1 हो गया तो वो डिमांड कितनी करने लगे, 5। अब देखो डिमांड बढ़ी ना, हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या शो करना था, डिमांड को बढ़ना,
डिमांड को बढ़ाना था हमने, वही हमने शो किया। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। इसकी कर्व क्या है, ये देखो, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। जब हमने इनकी हाईएस्ट पॉइंट्स को मिला के कर्व बनाई तो हमें क्या पता चला, पहले ये डिमांड थी और पहले क्या थी, ये डिमांड थी। अब क्या होने लगी, ये पहले ए डिमांड का पॉइंट था, अब बी हो गया। डिमांड बढ़ गई ना, यहाँ से यहाँ तक होगी तो डिमांड बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अब डिमांड कम होगी। डिमांड कब कम होती है, हमने क्या पढ़ा है पीछे, प्राइस से। जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। अब प्राइस 1 से 5 हो गया तो डिमांड 5 से 1 होगी, डिमांड कम होगी ना। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, डिमांड की क्वांटिटी कम होगी। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का हम डायग्राम देखते हैं। देखो, पहले था बी पॉइंट, डिमांड का। ये देखो, पहले डिमांड हम 5 कर रहे थे, अब हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, 1। डिमांड कम होगी, हमने यही शो करना था ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड का। पीछे ना हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि हम दूसरी थिंग्स को कांस्टेंट लेते हैं। जब दूसरी थिंग्स को कांस्टेंट लेते हैं तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। बट अब हम क्या है, दूसरी थिंग्स को कांस्टेंट नहीं लेंगे, अब हम प्राइस को कांस्टेंट लेंगे जब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व शो कर रहे हैं। जब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस कांस्टेंट, जब मूवमेंट होगा तो प्राइस अकेला होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व से क्या है, इंक्रीज इन डिमांड कर्व, जिसे हम फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, और डिक्रीज इन डिमांड कर्व, जिसे हम बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, अब हमने डिमांड बढ़ानी है, प्राइस को कांस्टेंट रखना है। देखो, प्राइस 10 है, डिमांड बढ़ गई 20 से 30 होगी। ये कैसे हो सकता है, आप सोच रहे होगे कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। कि जब आप किसी चीज़ को पसंद करने लग जाते हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा करते हो, या उसके रिलेटेड गुड का प्राइस क्या बढ़ जाता है तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करते हो। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप डिमांड ज़्यादा करते हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। प्राइस नहीं होगा चेंज, दूसरे फैक्टर्स चेंज होंगे। ये देखो, मैंने डिमांड कर्व में कैसे शो किया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। प्राइस क्या है, 10 है, बट डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड D1 से D2 होगी। हम इंक्रीज शो कर रहे हैं तो इसीलिए हमने D1 से D2 कर दी। जब हम डिक्रीज शो करेंगे तो D2 से D1 कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। अब डिक्रीज इन डिमांड, अब हमने डिमांड कम करनी है। वो कैसे होगी, प्राइस तो सेम है, डिमांड कम करनी है। आप उस चीज़ को पसंद करना छोड़ दोगे, आपकी इनकम कम होगी, या उसके रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो गया होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इफेक्ट पड़ती है, डिमांड को इफेक्ट पड़ता है। अब प्राइस तो नहीं अकेला डिमांड को इफेक्ट कर सकता। अब देखो, मैंने D1 से D2 कर दी, डिमांड कम होगी ना, डिक्रीज इन डिमांड, हमें यही शो करना था। इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।